रामलाल बाबू जब आंगन में झाड़ू दे रहे थे, तभी मोहल्ले के एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर रामलाल बाबू से बोले। सच रामलाल, तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जब भी तुम्हारे घर आता हूँ, देखता हूँ तुम कोई ना कोई काम करते ही रहते हो। तुम्हारे घर आकर मैंने तुम्हें एक दिन भी आराम से बैठे हुए नहीं देखा। क्या करूं हरेन भाई, ये सब मेरे भाग्य का ही दोष है। नहीं तो इस उम्र में क्या मुझे इतना काम करके खाना पड़ता। नहीं रामलाल, तुम ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हो। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हो पाया। ये तुम्हारे भाग्य का दोष कैसे हो सकता है? सुनो, मैं मानता हूं कि तुम्हारी पत्नी बहुत साल पहले एक छोटे से बेटे को छोड़कर गुजर गई थी। उसके बाद से घर के सारे काम और बेटे की जिम्मेदारी तुमने अकेले ही संभाली है। तुम्हारा बेटा तो अब शादी के लायक हो गया है। उसकी शादी करवाकर घर में नई बहू ले आते तो तुम्हें अब ये सब काम नहीं करना पड़ता। बताओ, इस उम्र में भी तुम घर के सारे काम से लेकर खेत का काम तक अकेले कर रहे हो। क्या करूं हरेन भाई, मैं तो बेटे को रोज शादी के लिए समझाता हूं, लेकिन वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा। उसकी बस एक ही बात है, मैं पहले पढ़ाई करके अपना सपना पूरा करूंगा, फिर इन शादी वादी की बात सोचूंगा। सुनो रामलाल, वो नौकरी वोकरी कुछ नहीं होगी। हाँ, मानता हूं तुम्हारा बेटा बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत दिनों से नौकरी के लिए कोशिश भी कर रहा है। लेकिन इतने दिनों में जब नौकरी नहीं हुई तो अब होगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता। सुनो रामलाल, तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। तुम्हारी तो जमीन जायदाद भी अच्छी है। बेटे को अच्छी तरह समझा बुझाकर खेत के काम में लगा दो, फिर कोई अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दो। इस तरह नौकरी वोकरी के पीछे अपना समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। अगर नौकरी किस्मत में होती तो अब तक मिल गई होती। ठीक है हरेन भाई, आज मैं अपने बेटे से बात करके देखूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो राजी होगा। ठीक है, तो वही करो। अपने बेटे से बात करके देखो क्या कहता है। अगर राजी हो जाए तो मुझे बताना। मेरे पास एक अच्छी लड़की का रिश्ता है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। जब आर्यन कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा था, तब आर्यन के पिता उसे आवाज लगाने लगे। आर्यन बेटा, आर्यन, तेरे लिए खाना परोस कर रख दिया है, आकर खा ले, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा बेटा। अपने पिता की आवाज सुनकर आर्यन रसोई में खाना खाने चला आया। तब आर्यन के पिता ने आर्यन से कहा, बेटा आर्यन, आज थोड़ा कष्ट करके खा ले बेटा। काम के दबाव में ज्यादा कुछ बना नहीं पाया, सिर्फ मछली की तरकारी और भात बनाया है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? इस उम्र में आप मुझे खाना बनाकर खिला रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। बेटा आर्यन, तुझसे एक बात कह रहा हूं बेटा, तू नाराज मत होना। तू अब शादी कर ले। दरअसल मैं तेरा पिता हूं, इसलिए मुझे तेरे भविष्य की बहुत चिंता रहती है। और अब मेरी उम्र भी हो गई है। घर के सारे काम और खेत का काम मैं अकेले अब संभाल नहीं पा रहा हूं बेटा। पिताजी, इससे पहले भी तो मैंने आपको कई बार कहा है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं अच्छी तरह पढ़ाई करके अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ, बड़ा पुलिस अफसर बनना चाहता हूँ। फिर भी आप बार बार वही बात क्यों कहते हैं? और मैंने तो आपसे पहले भी कहा है कि अब से घर का खाना बनाना और सारे काम मैं करूँगा, आप सिर्फ खेत का काम कीजिए। लेकिन आप तो मुझे खाना बनाने ही नहीं देते। बेटा, बात सिर्फ घर के कामकाज या खाना बनाने की नहीं है। दरअसल मेरे अलावा इस दुनिया में तेरा अपना कहने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि मैं जिंदा रहते रहते तेरी शादी करवाकर तेरा घर संसार थोड़ा व्यवस्थित करके जाऊं। और फिर तू इतने दिनों से नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। दरअसल क्या बताऊं, गलती तेरी नहीं है। इस जमाने में नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। हाँ पिताजी, ये सच बात है कि मैं बहुत दिनों से नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है पिताजी। आपने इतने दिन तक कष्ट किया है पिताजी, कृपया मुझे कुछ और दिन समय दीजिए।
देखिए, मैं जरूर अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, जब तेरी शादी के लिए बिल्कुल भी इच्छा नहीं है तो आज के बाद से मैं तुझे शादी के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगा। इसके बाद से रामलाल बाबू आंगन में झाड़ू लगाना, खेत का काम करना और खाना बनाना सब कुछ अकेले ही संभालने लगे। इस तरह कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह रामलाल बाबू रसोई में बैठकर खाना बना रहे थे, लेकिन अचानक उनका सिर घूम गया और वो जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद आर्यन डॉक्टर साहब को बुलाकर घर ले आया। डॉक्टर साहब जब रामलाल बाबू को देख रहे थे तब आर्यन ने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब, डरने की कोई बात तो नहीं है ना? पिताजी अचानक चक्कर खाकर इस तरह गिर क्यों पड़े? सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन आपके पिताजी का थोड़ा ध्यान रखना होगा। ज़्यादा चिंता और मेहनत की वजह से इनके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ गई है, जिसकी वजह से चक्कर आ गया। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, उन दवाइयों को लाकर समय पर खिलाइएगा। और हाँ, जितना हो सके अपने पिताजी को खुश और आराम में रखने की कोशिश कीजिएगा। ये बात कहकर डॉक्टर साहब वहां से चले गए। डॉक्टर साहब के जाने के बाद आर्यन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपको कितनी बार कहा है इतना चिंता मत किया कीजिए। अब देखा आपने, इतनी चिंता करने की वजह से आपकी क्या हालत हो गई। मैं तो यही समझ नहीं पाता कि आप इतनी चिंता किस बात की करते हैं। बेटा, मेरी सारी चिंता तो सिर्फ तुझे लेकर ही है। अगर तू शादी कर लेता तो मुझे थोड़ी शांति मिलती बेटा। ठीक है पिताजी, अगर मेरी शादी को लेकर आपको इतनी चिंता है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और अब पढ़ाई नहीं करूंगा। कल से मैं खेत में काम करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता पिताजी कि मेरी चिंता करते करते आपको कुछ हो जाए, क्योंकि मैं पहले ही मां को खो चुका हूं। अब मैं आपको खोना नहीं चाहता पिताजी। इसके बाद आर्यन की शादी हो जाती है। नई बहू आकर घर के सारे कामकाज संभालने लगती है और आर्यन भी अपने पिता के काम में मदद करने लगता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। सुनो ना, कई दिनों से सोच रही थी तुमसे एक बात कहूं। क्या कहना चाहती हो, कहो। शादी होने के बाद से मैं देख रही हूं तुम हमेशा उदास से रहते हो, ठीक से बात नहीं करते, हंसते भी नहीं। बताओ, क्या तुम शादी से पहले से ही ऐसे थे या शादी के बाद से ऐसे हो गए हो? सच सच बताओ, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं आई या तुम पहले से किसी और को पसंद करते थे शादी के लिए? क्या पिताजी ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा दी? अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल शादी से पहले से ही मैं ऐसा हूं। ज्यादा बातें करना, हंसी मजाक करना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अरे बहू, तुम सुबह सुबह मेरे कमरे में? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? हाँ पिताजी, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या पूछना चाहती हो बहू? बोलो। पिताजी, मैं देख रही हूँ शादी के बाद से आपका बेटा हमेशा उदास रहता है। लगता है किसी बात को लेकर बहुत चिंता में रहता है। वो ठीक से मुझसे बात भी नहीं करता। पिताजी, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके बेटे को मैं पसंद नहीं आई या वो पहले से किसी और को पसंद करता था? क्या आपने जबरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ करवा दी? नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे बेटे का एक सपना था जो घर की जिम्मेदारियों और मेरी वजह से पूरा नहीं हो पाया। उससे पहले ही उसे शादी करनी पड़ी। जानती हो बहू, जब मेरा बेटा बहुत छोटा था तभी उसकी मां गुजर गई थी। मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए दोबारा कभी शादी नहीं की। उसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारी और खेत का काम मैंने अकेले ही संभाला। इधर आर्यन ने मन लगाकर पढ़ाई की। उसका सिर्फ एक ही सपना था कि बड़ा होकर बड़ा पुलिस अफसर बनेगा। फिर समय के साथ साथ मेरी भी उम्र हो गई। कह सकते हो कि घर और खेत का सारा काम अकेले करते करते मैं लगभग बीमार ही पड़ गया। और दूसरी तरफ आर्यन की इतनी कोशिशों के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिली। जानती हो बहू, आर्यन एक तरह से मजबूर होकर यह शादी करता है।
उसका तो इस शादी में कोई मन ही नहीं था। वो तो अभी शादी करना ही नहीं चाहता था। वो और पढ़ाई करके नौकरी के लिए कोशिश करना चाहता था। लेकिन सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता। अब उसकी शादी हो चुकी है, उसका घर बस गया है। अब वो मेरे साथ खेत में काम करने जा रहा है। यही सच है, यही उसे मानना होगा। तुम चिंता मत करो बहू, कुछ दिनों बाद देखना सब ठीक हो जाएगा। बस समय का इंतजार है। पिताजी, आपके मुंह से सारी बातें सुनने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि वो फिर से नई शुरुआत करे, दोबारा पढ़ाई शुरू करे, अपने सपने को पूरा करे। ये तुम क्या कह रही हो बहू? अगर वो फिर से पढ़ाई शुरू करेगा तो ये घर कैसे चलेगा? हाँ, इतने दिन तक मैंने मेहनत करके घर चला लिया, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है। मेरे बस की बात नहीं कि मैं अकेले खेत का काम कर सकूं। और अब घर के खर्च भी बहुत बढ़ गए हैं। अगर वो खेत में काम नहीं करेगा तो इतने खर्च कैसे चलेंगे? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी। कल से मैं आपके साथ खेत में जाऊंगी। मैं आपकी खेत के काम में मदद करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो बहू? तुम तो नई नवेली दुल्हन हो। अगर तुम खेत में काम करने जाओगी तो गांव वाले हमारे बारे में क्या कहेंगे? और खेत का काम बहुत मेहनत वाला होता है। क्या तुम इतना मेहनत कर पाओगी? पिताजी, अपने पति का सपना पूरा करने के लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं जरूर कर सकती हूँ। और रही गांव वालों की बात कि मैं खेत में काम करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी। लोगों का काम है कहना। वो अच्छे काम में भी बोलेंगे और बुरे काम में भी बोलेंगे। लोगों की बातों की से अपने सपनों और अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। अरे, ये सारी किताबें बिस्तर पर कैसे आ गईं? मैंने तो सारी किताबें डिब्बे में रख दी थी। फिर ये किताबें यहाँ कौन रख गया? साथी, ओ साथी, जरा कमरे में आओ तो, जरूरी काम है। साथी, ओ साथी। हाँ बोलो, मुझे इस तरह क्यों बुला रहे हो? अच्छा साथी, ये किताबें बिस्तर पर कैसे आईं? ये किताबें यहाँ किसने रखीं? ये हमारा कमरा है। हमारे कमरे में बिस्तर पर मेरे अलावा और किताब कौन रखेगा? सुनो। क्या? तुमने बिस्तर पर किताबें रखी हैं? लेकिन क्यों? अरे, मैंने ये किताबें तुम्हें पढ़ने के लिए रखी हैं। अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी की परीक्षा में पास कैसे करोगे? सुनो। ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा। और ये किताबें तो मैंने डिब्बे में रख दी थीं। तुम्हें कैसे पता चला कि डिब्बे में किताबें रखी हैं? सुनो, मैं तुम्हारे सपनों के बारे में सब जान गई हूँ और तुम्हारी तकलीफों के बारे में भी। कल पिताजी के मुंह से मैंने सारी बातें सुनी। मैं चाहती हूँ कि अब से तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने सपने को पूरा करो। बड़े पुलिस अफसर बनो। नहीं नहीं साथी, अब ये सब संभव नहीं है। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी जिम्मेदारी ली है। इस घर में अब बहुत खर्च है। पिताजी अकेले खेत में काम करके ये घर नहीं चला पाएंगे। उन सब बातों की तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पिताजी से मेरी बात हो चुकी है। कल से मैं पिताजी के साथ खेत में जाऊंगी। खेत के सारे काम में उनकी मदद करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ये किसी भी हालत में संभव नहीं है। मैं रहते हुए तुम खेत में काम करोगी और लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मुझे पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है और ना ही अपने सपने पूरे करने की। मैंने तुम्हें शादी करके इस घर में लाया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी निभाना ही मेरा कर्तव्य है। सुनो, मैंने पिताजी को भी कह दिया है और तुम्हें भी कह रही हूँ कि कौन क्या कहेगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही कर्तव्य की बात, तो क्या कर्तव्य सिर्फ तुम मर्दों का ही होता है? क्या औरतों का कोई कर्तव्य नहीं होता? सुनो, मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ, आज से तुम सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करोगे और पिताजी की खेत के काम में मदद मैं करूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी, ये पहले ही कह देती हूँ। इसके बाद से साथी घर के कामों के साथ साथ अपने ससुर जी की खेत के काम में भी मदद करने लगी। और दूसरी तरफ आर्यन बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह
साथी अरबी के पत्ते तोड़ रही थी। तभी मोहल्ले की एक औरत आकर साथी से बोली, क्या बात है साथी, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं दीदी, देखो ना, यहाँ के अरबी के पत्ते कितने अच्छे हुए हैं, इसलिए सोचा कुछ तोड़ कर ले जाऊं। आज साग बनाऊंगी। मुझे अरबी का साग खाना बहुत पसंद है। मुझे पता था कि तुम्हारी हालत खराब होगी, लेकिन इतनी खराब होगी ये नहीं सोचा था। आखिर में अरबी का साग तोड़कर खाना पड़ेगा, और ऊपर से कह रही हो कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। सुनो, ये पसंद वसंद कुछ नहीं होता। भूख की वजह से तुम्हें ये सब खाना पड़ रहा है। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये सब आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही। और हमारी हालत खराब होने का क्या मतलब? अरे हालत खराब होने का मतलब नहीं समझ रही? रुको, समझाती हूँ। जिन घरों के लड़के घर में बैठे बैठे खाते हैं और अपनी बीवियों से काम करवाते हैं, उन्हें ही खराब हालत वाला कहते हैं। सुनिए दीदी, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं। पहली बात, मेरा पति घर बैठकर नहीं खाता, वो घर में नौकरी के लिए पढ़ाई करता है। और दूसरी बात, खेत में काम करने के लिए किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। मैं अपनी इच्छा से खेत में काम करने जाती हूँ। अरे ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती, ये सब काम न करने के बहाने हैं। शादी से पहले से ही वो थोड़ा आलसी था। पहले बूढ़े बाप से घर और खेत का सारा काम करवाता था, फिर उसके बाप ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी उससे करवा दी। अब तुमसे सारे काम करवाता है। अरे अगर नौकरी मिलनी होती तो कब की मिल जाती, जाने कब से सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है। सुनिए दीदी, मेरे पति और मेरे घर को लेकर आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा पति आलसी है या नहीं ये मैं खुद समझ लूंगी। आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। सुनो ना, मैंने तुम्हारा खाना रसोई में ढक कर रख दिया है। पढ़ाई खत्म होने के बाद खाना खा लेना। मैं पिताजी के साथ खेत में जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है साथी। साथी, मेरी वजह से तुम्हें कितना मेहनत करना पड़ रहा है ना। हाँ, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ रही है, लेकिन तुम्हें नौकरी मिलने के बाद मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। सच साथी, तुम्हें जितना देखता हूं उतना ही हैरान रह जाता हूं। मैं सोचता था शादी का मतलब सिर्फ किसी की जिम्मेदारी लेना होता है, किसी की जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने सपनों को छोड़ देना। यही वजह थी कि मैं इतने दिनों तक शादी ही नहीं करना चाहता था। लेकिन तुमने मेरे सपने को पूरा करने के लिए जिस तरह मेरा साथ दिया, दिन रात मेहनत की, सच में ये मेरी सोच से भी बाहर था। सुनो, जैसे एक पति का अपनी पत्नी के प्रति फर्ज और जिम्मेदारी होती है, वैसे ही एक पत्नी का भी अपने पति के प्रति फर्ज और जिम्मेदारी होती है। अगर मेरे थोड़ी मेहनत करने से तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है, तो मुझे मेहनत करने में परेशानी कैसी? तुम ही बताओ। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं अपने पति के सपने को पूरा करने में उसका साथ दे पाई। और फिर तुम्हें नौकरी मिल जाने के बाद तो मैं बिल्कुल रानी की तरह रहूंगी। तब मुझे इन कठिन दिनों की बातें याद भी नहीं रहेंगी। अब मन लगाकर पढ़ाई करो। उधर पिताजी मेरे लिए बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन सुबह, साथी, पिताजी जल्दी बाहर आइए। साथी, पिताजी जल्दी आइए। आप लोग देखिए, आपकी मेहनत और मेरा सपना आखिरकार सफल हो गया। सच बेटा, ये तो मैं अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। आखिरकार तेरा सपना पूरा हो गया। तू सच में बड़ा पुलिस अफसर बन गया। ये सब सिर्फ बहू की वजह से संभव हो पाया है। बहू ने तेरे लिए जितनी मेहनत की, लोगों की बातें सुनी, शायद उसी की वजह से आज तू अपना सपना पूरा कर पाया है बेटा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी। अगर साथी मेरे साथ ना खड़ी होती, मुझे हिम्मत ना देती, तो शायद मैं कभी भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाता। सच बहू, तुम्हारे लिए क्या कहूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आज तुमने साबित कर दिया कि एक पत्नी भी अपने पति के सपनों को पूरा कर सकती है। इससे पहले मैंने लोगों से कई बार सुना था कि
कि कितने पति अपनी पत्नियों के सपने पूरे करते हैं, लेकिन आज पहली बार मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक पत्नी ने अपने पति का सपना पूरा करने के लिए इतना संघर्ष किया। सच बहू, तुमने जो किया है उसके लिए मेरी तरफ से तुम्हें सलाम है बहू।